Hello everyone, this is Biolaz and today we are going to discuss one of the most important chapter of class 12th NCERT biology and that is the biotechnology principles and process. Now in this chapter हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम मैक्सिमम थ्योरी को डिटेल पोर्शन में कर सकें इन द वेरी लिमिटेड टाइम. So let's begin with our chapter that is the biotechnology. Now what do you understand by biotechnology is the question first of the chapter. नाउ बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी जिसमें हम बेसिकली डील करते हैं उन टेक्निक्स के साथ जिनकी मदद से हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसकी एंजाइम का यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन अ ह्यूमन यूजफुल प्रोडक्ट. ह्यूमन यूजफुल प्रोडक्ट की जब बातें हम लोग करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना. ये बहुत पहले से होता आ रहा है. हम बहुत सारे माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन आवर यूजफुल प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल आप मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन करते हैं. देयर इज़ अ यूज ऑफ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. This is not started only from the 1500. This is also a phenomenon of late histories. So इसी वजह से हमने बायोटेक्नोलॉजी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, दैट इज द ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में आप उन टेक्निक्स की स्टडी करते हो या उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की स्टडीज करते हो जिसमें माइक्रोब्स की नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज होता है. ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी उन सब्जेक्ट्स के साथ डील करती है जिसमें हम उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऑब्टेन करते हैं जिसमें उस ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज़ किया गया हो. फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल. नाउ अल्कोहल इज मेजरली प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन. वो भी किस ईस्ट के कारण? यू गेस इट राइट, दैट इज द सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई, द ब्रीवर्स ईस्ट. अब अल्कोहल का प्रोडक्शन हम वहां से कर रहे हैं पर फर्मेंटेशन इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ दैट ईस्ट. हमने उसमें कोई भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन नहीं किया है, उसके जेनेटिक मेकअप में कोई भी चेंज नहीं किया है, उसके फिनोटाइप में कोई भी चेंज नहीं किया है, हालांकि उसके जेनेटिक एक्सप्रेशन में भी कोई चेंज नहीं किया है. इट इज़ हिज और हर नेचुरल कैपेबिलिटी कि वो अल्कोहल का प्रोडक्शन कर पा रहा है बाय यूज ऑफ द फर्मेंटेशन. हालांकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता है. हम यहाँ पर जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? जीन ऑफ इंटरेस्ट और किसी वेक्टर को जब हम जोड़ देते हैं तो एक ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग बॉडी बनती है. दैट इज ऑल अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी यूज करते हैं. व्हाट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग? इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन बाय इंसर्टिंग द इंसुलिन जीन इनटू द ई कोलाई सेल और एस्केरिशिया कोलाई सेल. हम क्या करते हैं? हम ह्यूमन की सेल को निकालते हैं. ह्यूमन की सेल को हमने निकाला, दैट इज आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट. उसको हमने एक वेक्टर के साथ जोड़ा और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर कर लिया. नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कैपेबल ऑफ ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट. अब इसको हम इंसर्ट कर देंगे इनटू अनदर होस्ट सेल. नाउ इन द होस्ट सेल ये फर्दर प्रोसेस करेगा जीन क्लोनिंग का. That is the multiplication of this inserted plasmid inside the host cell. And then ये हम इसको कल्चरिंग कर देंगे, बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग कर देंगे, जिसमें क्या होगा? इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी और हम उस बायोमास को या उस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर ऑब्टेन कर पाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. अब इन प्रोसेस को अभी हम डिटेल में करेंगे. अगर आपको नाम अभी नहीं समझ में आ रहा है तो दैट्स ओके. नाउ अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को लिंक करने के लिए या एक नई बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देने के लिए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आई और उसने एक नई डेफिनेशन दी, द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स दियर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मॉलिक्यूलर एनालॉगस का मतलब होता है फंक्शनली सिमिलर मॉलिक्यूल. क्या मतलब होता है? फंक्शनली सिमिलर मॉलिक्यूल. अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. आखिर वो कौन से कारण रहे जिनके कारण बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम कहें प्रिसाइजली उनका जन्म हो पाया? देखिए, मेजरली तो दो कारण थे. पहला था जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड था बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेसिकली अबाउट टू अल्टर द genetic makeup of an organism which leads to change in the phenotype of the organism. बेसिकली एनसीईआरटी यहाँ पर वर्ड लिखती है अल्टर द डीएनए और आरएनए. अल्टर मतलब होता है मेक अ स्मॉल चेंज. मतलब हमारी कैपेबिलिटी उस वक्त तक हो गई थी कि हम किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए आरएनए में कुछ चेंजेस कर सकें.
सिंपल वर्ड्स में अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में समझाऊं तो इट इज ऑल अबाउट द आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ द इंटरेस्ट and transfer of the gene of the interest into the host cell by using a carrier or vector that is called plasmid. हमने जीन को निकाला है, अब उस जीन को हम एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ेंगे जो इसके लिए एक कैरियर का काम करेगा टू गो इनटू द होस्ट सेल. Along with this plasmid should carry a origin of replication site ताकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सके जिसके पास कैपेबिलिटी होती है टू सेल्फ रेप्लिकेट, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता हो ताकि जीन क्लोनिंग फर्दर कर सके वो होस्ट सेल में जाकर. सो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे, हालांकि इस लेवल पर एनसीईआरटी नहीं लिखती इस चीज़ को, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जन्म क्यों हो सका, तो देखिए इसके पहला कारण तो था कि उस वक्त तक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजे जा चुके थे. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रेजेंस ही जेनेटिक इंजीनियरिंग को मेकअप करती है. सेकेंड चीज़, उस वक्त तक हमने कुछ प्लाज्मिड्स भी खोज लिए थे. तो ये दो चीज़ें थी जेनेटिक इंजीनियरिंग जिनके कारण बर्थ हो पाई. सेकेंड थिंग इज ऑल अबाउट बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. देखिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है कि आपने होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, उसके बाद की जितनी भी प्रोसेस कराएंगे हम, दैट इज कम्स अंडर द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. बेसिकली इसमें हम कल्चरिंग पोर्शन को डिस्कस करते हैं. नाउ व्हाट इज कल्चरिंग? द ग्रोथ ऑफ द होस्ट सेल इनटू अ माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट को एनसीईआरटी एम्बियंस वर्ड से लिख देती है यहाँ पर. सो हम यहाँ पर उसको ग्रो करेंगे इसमें एम्बियंस में, जिसमें कोई और माइक्रोब नहीं होगा, ताकि हम केवल डिजायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ कर सकें. अगर बहुत सारे माइक्रोब्स रहेंगे तो हमारा माइक्रोब कौन सा है जिसमें हमने, या हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिससे हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था और जिससे हमें बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए, तो कन्फ्यूज़न हो सकती है या हमारा प्रोडक्ट लार्ज स्केल पर नहीं आ पाएगा. तो हम एक कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट बनाएंगे जिसमें केवल और केवल हमारा माइक्रोब ग्रो करेगा, जिससे हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर ऑब्टेन कर पाएंगे. नाउ इन दिस पोर्शन देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब हम केमिकल चेंजेस करेंगे तो उससे ऑर्गेनिज्म में फिनोटिपिक चेंजेस आएंगे. फिनोटिपिक चेंजेस मतलब कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन में बदलाव होगा. अगर हमने डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस में बदलाव कर दिया है तो क्या होगा, अब वो डीएनए किसी और जीन के लिए, वो उस डीएनए सेगमेंट का जीन किसी और प्रोटीन के लिए भी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होगा. एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज द रिजल्ट, और हम कह सकते हैं कि वो जीन को एक्सप्रेस करेगा. व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर आता क्यों है? कैरेक्टर इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन. अ मेजर फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड द कैरेक्टर. तो इसकी वजह से उसके कैरेक्टरल चेंजेस भी आएंगे या फिनोटिपिक चेंजेस भी आ जाते हैं. अब बायोटेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी? देखिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं, और इसी वेरिएशन का यूज़ हमारे एंसेस्टर्स भी किया करते थे, अभी भी लोग करते हैं, लाइक एनिमल ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग. इसमें हम दो डिफरेंट स्पीसीज़ को क्या करते हैं, दो डिफरेंट स्पीसीज़ की मीटिंग से एक नई स्पीसीज़ बनाते हैं जिसके पास क्या होती है, दोनों स्पीसीज़ के डिजायर्ड कैरेक्टर होते हैं. पर इस प्रोसेस में एक दिक्कत आती है. डिजायर्ड कैरेक्टर्स तो फ्लो करते हैं, इनहेरिट करते हैं, पर इनके साथ साथ क्या होता है कि अनडिजायर्ड कैरेक्टर का भी इंक्लूजन हो जाता है, और फिर जनरेशन में क्या इंक्लूजन हुआ, साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी होगा, बिकॉज दे आर इनहेरिटेबल. तो डिजायर्ड जीन तो गए, साथ साथ अनडिजायर्ड जीन भी चले गए जो हमें नहीं चाहिए होते हैं. दैट बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता है. बायोटेक्नोलॉजी अलाउज अस टू यूज द फ्लो ऑफ ओनली द डिजायर्ड कैरेक्टर और डिजायर्ड जीन. आपको इंसुलिन जीन अच्छी लग रही है ह्यूमंस की, आप उसको आइसोलेट करिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाइए, प्लाज्मिड के थ्रू उसको होस्ट सेल में भेज दीजिए. इकोलाई में भी आप मान लीजिए भेज दिया है, आप क्या करेंगे, इंसुलिन जीन ऑब्टेन कर लेंगे. दिस इज द बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अब हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं इसी प्रिंसिपल का यूज करके. सो दिस इज द बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना कैसे और किन्होंने बनाया. देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि डीएनए को एक होस्ट सेल में भेजना है. डीएनए को अगर हम वैसे ही किसी होस्ट सेल में भेज देंगे तो उसका भविष्य क्या होगा ये आप खुद सोच सकते हैं. अगर वो किसी ऐसे क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया, ऐसा किसी डीएनए सेगमेंट के साथ जुड़ गया जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट है, जो कि एसेंशियल है किसी भी डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, तब तो वो रेप्लिकेट कर जाएगा. हालांकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, पर अगर नहीं हुआ तो उसका भविष्य व्यर्थ ही चला जाएगा.
तो मतलब हमें डीएनए को भेजने से पहले उसको किसी ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग बॉडी से जोड़कर भेजना पड़ेगा, जिसके पास रेप्लिकेशन करने की क्षमता हो। तो इसीलिए हम जब डीएनए को भेजते हैं तो प्लाज्मिड से जोड़ के भेजते हैं। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे स्टार्टिंग हुई, तो इसका बहुत ही हिस्टोरियल एस्पेक्ट है। सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहे जाने वाले पॉल बर्ग ने एक जीन ट्रांसफर किया था। जीन ट्रांसफर उन्होंने किया था, हालांकि एनसीईआरटी का डेटा नहीं है, पर आप याद रख सकते हैं पॉल बर्ग ने सबसे पहला सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर किया था, ऐसा हम कह सकते हैं। इन्होंने एक सिमियन वायरस SV40 वायरस का एक जीन था, उसको ट्रांसफर कर दिया था एस्केरिशिया कोलाई सेल में बाय द यूज ऑफ द लेम्डाफाज। लेम्डाफाज के यूज से उन्होंने क्या किया था, सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था। इसके बाद 1972 में हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन ने मिलकर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन ने मिलकर ये टेक्निक इस्टेब्लिश की थी कि जीन को आइसोलेट करना है या प्लाज्मिड को आइसोलेट करना है और प्लाज्मिड को इंसर्ट करना है। स्टैनली कोहेन ने सबसे पहले इंडिपेंडेंटली ये टेक्निक डेवलप की थी टू रिमूव द प्लाज्मिड फ्रॉम अ सेल एंड टू इंसर्ट द प्लाज्मिड इनटू द अनदर सेल। ये टेक्निक स्टैनली कोहेन ने इंडिपेंडेंटली खोजी थी। ये बातें लिखी हैं एनसीईआरटी में, जहाँ पर वो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन लिखता है। नीचे से 6वीं लाइन 7वीं लाइन में आप देखेंगे ये चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो हर्बर्ट बॉयर ने सबसे पहले क्या कंडक्ट किया, देखिए एक टेलर मेड ऑर्गेनिज्म को ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो कैसे बनता है, 1972 में इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया हर्बर्ट बॉयर ने। हर्बर्ट बॉयर ने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में उन्होंने लिया बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उन्होंने कहाँ से ऑब्टेन किया, एक बैक्टीरिया के नेटिव प्लाज्मिड से। नेटिव प्लाज्मिड उसका नेचुरल प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया का, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड नहीं होता है। इसके साथ साथ उन्होंने जिस वेक्टर का यूज़ किया वो वेक्टर था नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इसका यूज़ किया, इसको उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा। अभी हमने कहा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, ये डिस्कवर किया गया था बाद में, जिसके कारण ही जेनेटिक इंजीनियरिंग का बर्थ हो पाया, पॉसिबल हो पाई। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर हमारी चर्चा काफ़ी लंबी चलेगी, पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, ये एक तरीके के एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो विद इन द डीएनए को काटते हैं, और जहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मिलते हैं वहीं पर डीएनए को काटते हैं। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को काटने का क्या कारण हो सकता है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ हमने लोगों ने इसलिए किया है ताकि हम स्टिकी एंड्स बना सकें। अगर दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही काटेगा, इससे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटैरिटी आएगी इनके एंड्स में जहाँ पर ये कटेंगे। अगर ये स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो ये एक दूसरे से बेस पेयरिंग कर लेंगे, या हम कह सकते हैं कि डीएनए लाइगेज को इनको जोड़ने में आसानी होगी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल को काट देते हैं, डीएनए को विद इन द डीएनए काट रहा है। और डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, क्योंकि ये कटे हुए डीएनए सेगमेंट को जोड़ देता है। तो डीएनए सेगमेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर से बनवाएगा कौन, हमारा डीएनए लाइगेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनवाएगा इनके बीच में, और ये बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइगेज, क्योंकि डीएनए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसने स्टिकी एंड्स बनाए हैं। इसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो होगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप डिफाइन कैसे करोगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डीएनए। पहला डीएनए कौन सा था हमारा, प्लाज्मिड का डीएनए। सेकंड डीएनए हमारा कौन सा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला डीएनए। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो डेफिनेशन बनाते हैं चलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट डीएनए कैरिंग ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग बॉडी in the form of plasmid is called a recombinant DNA. So a combination of the DNA with the capability to replicate itself or autonomously replicate itself and undergo the cloning process is called a recombinant DNA. अब recombinant DNA हमने बना लिया है। हमें पिछली बार हमने देखा था ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, कि डीएनए को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जोड़कर भेजना है जिसके पास क्या है, रेप्लिकेशन की क्षमता हो, ताकि क्या कर सके, वो वहाँ पर जाए और रेप्लिकेट करे खुद को, ताकि मल्टीपल कॉपीज़ बना ले अपनी, जिससे क्या हो सके, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ सके, और बाद में उसको कल्चर करा के लार्ज अमाउंट में बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार है, इसको ट्रांसफ़र करना है किस में, होस्ट सेल में। अब होस्ट सेल के बीच कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो आगे चैप्टर में हम देखेंगे, पर अभी हमने इसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया। इन दो साहब ने जिस
होस्ट सेल को लिया था उसका नाम था ई कोलाई या एस्केरिशिया कोलाई। इसके अंदर उन्होंने क्या कराई, इसकी क्लोनिंग कराई और कल्चर करा दिया इसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था उसका। इससे उन्होंने मास लेवल पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बनाया। सो दिस इज अबाउट द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से तीन चीज़ें हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 स्टेप्स हो सकते हैं हमारे। आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्शन या फिर हम कह सकते हैं इंसर्शन इनटू होस्ट सेल एंड कल्चरिंग द डीएनए, culturing the host cell. So this is all about the introduction of this chapter NCERT. Now we are going to discuss the tools that are useful for the biotechnological process. तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का टूल्स वाला पार्ट। तो देखिए, हमने जितनी भी चीज़ों की बातें की थी इससे पहले वाले डिस्कशन में, उनमें हमने इन्हीं 4 चीज़ों में से 4 चीज़ों के इर्द गिर्द हमारा डिस्कशन घूम रहा था। अब हम इन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो सके कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को हम ऑब्टेन करते कैसे हैं। तो 4 टूल मेजरली हमारे पास होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एंजाइम्स, इसके बाद वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए जिसको कहते हैं, जिसके थ्रू हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट सेल में जाएगा। थर्ड इज द पैसेंजर डीएनए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसी को पैसेंजर डीएनए बोलते हैं, एलियन डीएनए भी इसी को बोल देते हैं। एंड द लास्ट वन इज द होस्ट सेल, जिसके अंदर हम जीन क्लोनिंग कराएंगे या जिसकी हम कल्चरिंग कराएंगे, उसको हम होस्ट सेल के कहते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बट लेट फर्स्ट बिगिन विद द एंजाइम्स। देखिए, एंजाइम्स 2 तरीके की हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हमें किसी एक सेल के अंदर से डीएनए निकालना है तो सबसे पहले उस सेल को तोड़ना पड़ेगा। तो सेल लाइसिस के लिए हम एंजाइम यूज़ करेंगे लाइटिक एंजाइम्स। सेल को तोड़ने के लिए हम लाइटिक एंजाइम्स यूज़ करेंगे। अब ये डिपेंड करता है सेल का नेचर कैसा है। लाइक अगर फंगस है तो हम काइटिनेज यूज़ कर लेंगे। हमारी एनिमल सेल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन को लाइसिस करना है तो लाइपेज प्रोटीएज यूज़ कर लेंगे। एनिमल सेल है तो सेलुलेज यूज़ कर लेंगे हम। तो बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा। काइटिनेज, लाइपेज, प्रोटीएज, सेलुलेज, ये सब चीज़ों को हम यूज़ करेंगे इन द लाइटिक एंजाइम्स। सेल तोड़ दिया आपने, अब डीएनए के पास तक जाना है तो जाना कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। अब हमें क्या करना है कि डीएनए को काट के लाना है डीएनए से। तो डीएनए से काट के लाने के लिए क्लीविंग एंजाइम यूज़ करेंगे। क्लीविंग एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को काटेगा। अब डीएनए को काटने वाले 2 तरीके के एंजाइम मिलते हैं। एक तो जो डीएनए को बीच से काटते हैं, विद इन द डीएनए काटते हैं, उसको हम कहते हैं इंडोन्यूक्लियस। और दूसरा हमारा होता है एक्सोन्यूक्लियस, जो डीएनए को साइड से काटते हैं। मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना सकता हूँ। लाइक अगर ये हमारा डीएनए सेगमेंट है तो इंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, विद इन द डीएनए काटते हैं। हालांकि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है वो साइड वाइज होती है, ठीक है, साइड से काटते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जब सबसे पहले खोजा गया तो वो एक बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम के रूप में खोजा गया था। बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम के रूप में ये केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया को, या जिस प्रोकैरियोट में ये पाए जाते हैं, उसको अदर बैक्टीरिया, वायरस या उनके जेनेटिक मटेरियल के इफेक्ट से बचाते थे। बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम को हम समझेंगे, हालांकि एनसीईआरटी में उतना डिटेल में चीज़ें नहीं है, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, इसलिए हम इसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट थिंग, तो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस करीब 1968 में खोजा गया था। इट मे बी अ कंट्रोवर्शियल, बट कंट्रोवर्शियल ईयर यू कैन चेक इट एंड ऑल्सो करेक्टस। हिंट सेकंड था। हिंट सेकंड को नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ये भी हम आगे देखेंगे। इसको खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्मिथ। नेक्स्ट थिंग, आज तक लगभग 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस करीब 230 से ज़्यादा अलग अलग स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से निकाले जा चुके हैं, आइसोलेट किए जा चुके हैं। और इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं, बिकॉज इसका यूज़ हम करते हैं टू ऑब्टेन द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, और वो भी तब जब हम प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटना होता है, टू ऑब्टेन अ स्टिकी एंड्स, जिसका डिस्कशन हम पहले करके आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, डीएनए को उन कुछ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस पर काटते हैं और उन्हीं बेस सीक्वेंस को हम रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। अब रिकॉग्निशन साइट जहाँ पर डीएनए काटा जा रहा है,
वो रिकॉग्निशन साइट 4, 6, 8 किसी भी बेस पेयर जितनी लंबी हो सकती है। इसके साथ साथ जहाँ पर ये डीएनए को काटते हैं उसको वो सीक्वेंस जो होता है बेस सीक्वेंस, वो पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोमिक मतलब क्या हो, जैसे कि नितिन आप इस साइड से पढ़ोगे या इस साइड से पढ़ोगे सेम ही आते हैं। तो ये उस जगह से डीएनए को काटते हैं जहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिखते हैं। फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोमिक का एनसीईआरटी मलयालम लिखती है, नितिन इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इफ एनी अदर देन यू कैन कमेंट अस। द थर्ड थिंग इज दैट द रेस्ट्रिक्शन साइट के जो 20 सीक्वेंस होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। द लास्ट थिंग इज दैट कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करते हैं। किस प्रोसेस से? हाइड्रोलाइसिस की प्रेजेंस से, यानी H2O की प्रेजेंस में ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ देते हैं, या हम कहें कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। आपने वहाँ पर देखा होगा कि OH का एक ग्रुप, इधर का हाइड्रोजन, दोनों मिल जाते हैं, H2O बाहर निकल जाता है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता था। उसी तरीके से हम यहाँ पर H2O ऐड कर देंगे और फिर से क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ द बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम, और उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे डीएनए को काटता है, यानी मोड ऑफ कटिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। थैंक यू। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम। देखिए, बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम में हम इन्वॉल्व करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, जो इसके लिए इन्वॉल्व होते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो इनका डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, लाइक ई कोलाई के न्यूक्लियोइड डीएनए की बात करते हैं। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जहाँ भी डीएनए सेगमेंट मिलता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, वो उसको काट देगा। तो बैक्टीरिया को खुद को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो यहीं पर एक एक्शन होता है एंजाइम मिथाइलेज का। एंजाइम मिथाइलेज उन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ढूंढता है और वहाँ पर एबनॉर्मल बेस सीक्वेंस बना देता है। एबनॉर्मल बेस सीक्वेंस का मतलब क्या, कि वहाँ पर मिथाइल ग्रुप्स ऐड कर देता है, जिसके कारण उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस उसको ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, जिसके कारण अब क्या होगा, अब कटिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से उसने खुद को तो प्रोटेक्ट कर लिया, पर अगर कोई वायरस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को और अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देता है जिसके पास बेस सीक्वेंस वो होगा, तो रिस्पेक्टिव एंडोन्यूक्लियस वहाँ पर जाएगा जो जिसके पास वो बेस सीक्वेंस होगा या जो यहाँ पर मौजूद होगा। लाइक अगर हम यहाँ की बात करें GAATTC, इसके लिए हमारा E-कॉर्फस्ट सुटेबल रहेगा। GAATTC E-कॉर्फस्ट इसको तो काट देगा, पर ई कोलाई के न्यूक्लियर डीएनए को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। रीज़न इज़ दैट क्योंकि वहाँ पर मिथाइलेज एंजाइम के एक्शन से उसके बेस सीक्वेंसेस पर कुछ एबनॉर्मल बेस सीक्वेंस बन गए हैं बाय द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप ओवर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस और द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो एक रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है। रेस्ट्रिक्शन इसलिए क्योंकि उसने क्या कर दी, वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया बाय कटिंग इट विद द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंड अनदर मॉडिफिकेशन सिस्टम मतलब मिथाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में उसने यहाँ पर मिथाइलेशन कर दिया ओवर द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ दैट एंडोन्यूक्लियस, और इस तरीके से उसने मॉडिफिकेशन सिस्टम से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम। नाउ यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स दी हुई हैं रेस्पेक्टिव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। लाइक He3 जो क्या करता है, GG और CC के बीच में काट देता है डीएनए को विद इन द डीएनए और एक ब्लंट एंड प्रोवाइड करता है। ब्लंट एंड मतलब अभी हम मोड ऑफ कटिंग में उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। E-कॉर्फस्ट GAATTC G और A के बीच में डीएनए सेगमेंट को काट देता है। उसी तरीके से हिंट्स हमारा हिंट सेकंड जो होता है GTC के बाद काट देता है। GTC इधर इन दोनों के बीच में एक कट लगा देगा, विद इन द डीएनए काटेगा। ये भी ब्लंट एंड हमारा देता है। बाद में फर्स्ट GG एट CC के बीच में G और G के बीच में डीएनए को कट कर देता है। अब मोड ऑफ कटिंग दो तरीके की होती है। अगर मेरे पास मार्कर है मैं इसको एग्जैक्ट सेंटर से काट सकता हूँ। एग्जैक्ट सेंटर से काटने पर दिक्कत क्या होगी, एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं चीज़ों को समझने के लिए। अगर हमारे पास ये डीएनए सीक्वेंस है, अगर हमने इसको बीच से ही काट दिया तो क्या होगा, अब डीएनए लाइगेज को जोड़ने में तकलीफ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी छोड़ी ही नहीं। अगर ये बेस सीक्वेंस यहाँ से ना कट के थोड़ी दूर से कटा होता
तो क्या होता, ब्लेंड इंट की जगह हमारे पे क्या पास आते, ऑब्लिक कट होता है यानी लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। इससे हमारे पास क्या आते, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस आते, कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस आ जाते। या मैं इसको ऐसा भी क्यों बोल रहा हूँ, सिंपल सीधा बोलो ना कि स्टिकी एंड्स बन जाते। क्या बन जाते, स्टिकी एंड्स बन जाते। कैसे बन जाते, लाइक इक और फर्स्ट देखो, ये बीच से नहीं काटता है, इक और फर्स्ट कहाँ से काटता है, GAATTC, CTT, ये यहाँ और यहाँ से डीएनए सेगमेंट को काटेगा। अब यहाँ और यहाँ से डीएनए सेगमेंट को काटेगा तो हम कह सकते हैं कि दो, अगर यहाँ पर बेस सीक्वेंस है हमारे, ये कट के अलग हो जाएंगे, जी का पोर्शन इधर अलग, AATTC, एंड सी का पोर्शन इधर अलग, एंड विद TTAA, एंड जी का पोर्शन इधर अलग। तो ये क्या पर हो जाएगा, यहाँ पर बनेंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स, जो हमारे प्लाज्मिड के साथ क्या कर सकते हैं, इजिली डीएनए लाइगेज की मदद से जुड़ सकते हैं। अब हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। लाइक अगर मैं एक नाम यही बात कर लूँ, इकॉर्फस्ट, इकॉर्फस्ट का नाम हम कैसे रखते हैं, एस्केरिशिया कोलाई से मिलता है, RY13 स्ट्रैंड, इसलिए इसका नाम रख दिया ई कोलाई RY13। 13 फर्स्ट इसलिए आए इन द सीरीज ऑफ द डिस्कवरी, इसके नाम पर हम चर्चा करते हैं। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर हम बातें करने वाले हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर 3 या 4 लेटर्स का होता है, जिसके लास्ट में एक रोमन नंबर प्रेजेंट होता है। देखिए, फर्स्ट लेटर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नॉमेनक्लेचर करते वक्त डिनोट करता है द जीनस ऑफ द बैक्टीरिया। द सेकेंड लेटर विल बी द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द स्पेसीज, एंड चौथा जो कि ऑप्शनल होता है, फोर्थ लेटर, वो स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया को डिनोट करता है। एंड इन द लास्ट रोमन नंबर आता है, दैट इज द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ दैट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फ्रॉम दैट बैक्टीरिया। एक नाम हम लोग लिख के देखते हैं, लाइक अगर हम बात करें इकॉर्फस्ट, ये नाम कैसे लिखा गया, तो देखिए इसको ढूंढा गया था जीनस ऑफ द बैक्टीरिया एस्केरेशिया, स्पेलिंग में भी एरर। देन इसका फर्स्ट सेकंड लेटर, इसके स्पेसीज का नाम, दैट इज द कोलाई। तो ई का, एस्केरेशिया का हमने ई उठाया, कोलाई से हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेटर विल बी दी, हमने इसको यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड लेटर स्पेसीज का उठा लिया। इसके बाद आर हमने कहाँ से उठाया, तो ये खोजा गया था RY13 स्ट्रैंड से, तो आर हमने यहाँ से उठा लिया, एंड सीक्वेंस इस जीनस से हमने जो सबसे पहले सीक्वेंस ऑर्डर में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खोजा था, उसमें इसका सबसे पहला नंबर था, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट आ गया। अब देखिए, एंजाइम्स की बातें हमने की, लाइटिक एंजाइम्स की बातें की, क्लीविंग एंजाइम्स की बातें की। कई बार हमें इससे ज़्यादा एंजाइम्स यूज़ करनी पड़ सकती है, लाइक एक एक्स्ट्रा एंजाइम आप डीएनए लाइगेज यूज़ कर रहे हो मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह, पर कई बार इनसे बातें नहीं बनती है, तो हमें कई और एंजाइम्स यूज़ करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंथेसाइजिंग एंजाइम आप यूज़ करना पड़ सकता है। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते वक्त लैब में आपके साथ क्या क्या हो आपको नहीं पता है, हो सकता हो कहीं पर आपको डीएनए से डीएनए बनाना पड़ जाए। सिंथेसाइजिंग एंजाइम इज ऑल अबाउट सिंथेसाइजिंग समथिंग। सो अगर आपको कहीं पर डीएनए से डीएनए बनाना पड़ गया तो आप क्या यूज़ करोगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। हो सकता है आपको कहीं पर आरएनए से डीएनए बनाना पड़ जाए, तो वहाँ पर आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करोगे, दैट इज द आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं पर एक रीसर्कुलराइजेशन की प्रॉब्लम आ रही हो, डीएनए क्वाइल हो जा रहा हो बार बार, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, 5' टर्मिनल से आप फॉस्फेट ग्रुप को हटा दोगे टू प्रिवेंट द रीसर्कुलराइजेशन। सो इस तरीके के कई एंजाइम्स आप यूज़ कर सकते हो जो आप लैब लेवल पर डिस्कस करते हो। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टूल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी।